नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रियाशीलता या आवर्त अनुपात, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो क्रियाशीलता अनुपात है वो संस्था में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक व लाभप्रद तरीकों से उपयोग के बारे में हमें बताता है कि जो हमारे पास संसाधन है उनका कुशलतापूर्वक व लाभप्रद तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा जो क्रियाशीलता अनुपात है वो किसी भी संस्था की जो एक लेखा अवधि के दौरान विनियोजित परिसंपत्तियां होती है उनके बारे में ये बताता है कि उनको कितनी बार विक्रय में परिवर्तित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्रियाशीलता अनुपात में जो उच्च आवर्तन अनुपात होता है यानी जो ऊंचा टर्नओवर रेशियो होता है वो परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग व अच्छी कार्य क्षमता और लाभप्रदता को दर्शाता है। यानी कोई भी अनुपात अगर हम पढ़ते हैं जो क्रियाशीलता या टर्नओवर रेशियो के अंतर्गत आता है तो उसका अगर आवर्त उच्च होता है तो वो संस्था में उच्च कार्य क्षमता व लाभप्रदता को दर्शाता है। ठीक है। तो क्रियाशीलता अनुपात की हम बात करते हैं कि क्रियाशीलता अनुपात में हम कौन कौन से अनुपात पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने लिस्ट बनी हुई है। पहला है रहतिया आवर्त अनुपात, जिसे क्या कहेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसमें देनदारों से संबंधित बीआर से संबंधित हम पढ़ेंगे। तीसरा है व्यापारिक देय आवर्त अनुपात, ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो, ये लेनदारों से संबंधित क्रेडिटर से संबंधित है। ठीक है। और चौथा है निवल संपत्तियां अथवा विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्न ओवर रेशियो। इसको निवल संपत्तियां आवर्त अनुपात या विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात के नाम से पूछ सकते हैं। तो ये निकाला जाता है नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्न ओवर रेशियो। और जो नंबर 5 है वो है स्थायी परिसंपत्तियां आवर्त अनुपात, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ऊपर था वो था नेट एसेट्स और ये है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है। और नंबर 6 है वो है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है। तो इन अनुपातों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत जो अनुपात दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनका अध्ययन करते हैं और क्या परिणाम वो प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए आपके सामने जो पहला अनुपात दिया गया है वो है रहतिया आवर्त अनुपात। रहतिया आवर्त अनुपात, इसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या इसको क्या कहते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो प्रचालन से आगम की लागत व औसत जो स्टॉक होता है उनके बीच के संबंध को दर्शाता है। अब प्रचालन से आगम की लागत जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और जो औसत रहती है यानी एवरेज इन्वेंट्री है उनके बीच के संबंध को दर्शाता है। अब देखिए यदि रहतिया आवर्त अनुपात उच्च होता है तो ये संस्था के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये पता चलता है कि जो स्टॉक है उसका कितने अच्छे तरीके से उपयोग किया गया है। और यदि ये जो रहतिया आवर्त अनुपात है वो नीचा होता है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक है हमारे पास बेकार पड़ा है और या स्टॉक में जो राशि है वो ज़्यादा विनियोजित की गई है, फंसी पड़ी है। तो ये जो अनुपात आता है वो उच्च होता है रहतिया आवर्त अनुपात, तो इसका आशय है वो संस्था के लिए अच्छा है। स्टॉक है वो जल्दी से जल्दी विक्रय में परिवर्तित होता है और उसका जो टर्नओवर है वो अच्छा है, उसका अच्छा उपयोग हो रहा है। तो इसका सूत्र देखिए आपके सामने लिखा है कि रहतिया आवर्त अनुपात का सूत्र होता है रहतिया आवर्त अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत रहतिया, अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी प्रचालन से आगम की लागत और औसत रहतिया कैसे निकालते हैं वो आपको बताते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, इसके देखो दो तरीके होते हैं। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या घटा दे, ग्रॉस प्रॉफिट घटा दे, सकल लाभ घटा दे। ठीक है। तो यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी बिक्री में से
हम क्या घटा दें, ग्रॉस प्रॉफिट घटा दें, तो क्या बचता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बचता है। इसके अलावा एक दूसरा सूत्र हमारे सामने ये भी होता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर करते हैं तो भी क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है। क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात। अब एवरेज इन्वेंट्री की बात करते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, तो एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बट्टे 2। तो क्या निकल जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है, नोट करने वाली बात है कि यदि पर्सन में ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है तो औसत कैसे निकालेंगे। अगर अपने सवाल के अंदर रहतिया दिया गया है, वो सिर्फ एक ही दिया गया है या क्लोजिंग रहतिया दिया गया है, तो उसी को आधार मानते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे, वहाँ पर औसत नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यदि प्रश्न में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दी गई है, तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सवाल को हल करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। यदि प्रश्न में सूचना नहीं दी गई है कि जिससे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन न निकाल सके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आधार पर, और यदि हम एवरेज स्टॉक न निकाल पाए तो जो स्टॉक दिया गया है उसके आधार पर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो जब हम सवाल हल करेंगे तब इसको आसानी से समझ लेंगे। देखिए पहले विद्यार्थियों, जो दूसरा अनुपात है वो है व्यापारिक प्राप्य आवर्तन अनुपात, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए पहले विद्यार्थियों, जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो देनदारों से संबंधित है, डेटर से संबंधित। तो जो व्यापारिक प्राप्य आवर्तन अनुपात है वो क्या बताता है, वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी प्रचालन से शुद्ध आगम और औसत व्यापारिक प्राप्य के बीच के संबंध को बताता है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बीच के संबंध को बताता है। इसके अलावा ये अनुपात हमें ये बताता है कि कोई भी संस्था है वो अपने देनदारों से या व्यापारिक प्राप्यों से कितनी शीघ्रता से रोकड़ वसूली कर पाती है। यह अनुपात जितना ज़्यादा होता है उस संस्था के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतनी ही शीघ्रता से हमें देनदारों से रोकड़ वसूल हो जाती है। यदि यह अनुपात नीचा होता है तो ये बताता है कि देनदारों से रोकड़ वसूली में जो अनुपात है वो कुशलता नहीं बता रहा है, और देनदारों में जो बिक्री की गई है उनसे राशि वसूल नहीं हो पा रही है, उनमें वसूली में देरी हो रही है। तो ये जो आवर्त अनुपात होता है, व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात, ये जितना ऊंचा होता है संस्था के लिए उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र की बात करते हैं। तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है। इसका सूत्र होता है व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात बराबर प्रचालन से उधारागम बटा औसत व्यापारिक प्राप्य। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यानी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, शुद्ध उधार बिक्री, शुद्ध उधार बिक्री। ठीक है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हो गया कि जब ओपनिंग और क्लोजिंग को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या शामिल हो गया, एक तो डेटर शामिल हो गया प्लस बीआर हो गया। यानी बीआर और डेटर्स को जब जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल बनता है, व्यापारिक प्राप्य बनता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब उधार बिक्री माइनस सेल्स रिटर्न, उसका जो भी है वो घटा देंगे तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे घटाएंगे, तो ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर बट्टा 2। यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या होता है, डेटर्स प्लस बीआर होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि प्रश्न में सूचना नहीं दी गई है उधार विक्रय की, यानी जो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं, उधार विक्रय की या उधार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात नहीं दी गई है, तो इसको हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हल करेंगे। यदि प्रश्न में सूचना उधार
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की नहीं दी गई है। ठीक है, उधार बिक्री की सूचना नहीं दी गई है, तो हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हल कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा वही बात के ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं कि अपने पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी गई है, तो हम क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। यदि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दी गई है, सिर्फ क्लोजिंग दी गई है, तो सिर्फ क्लोजिंग के आधार पर इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, देखिए आगे, औसत संग्रहण अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखिए, जो औसत संग्रहण अवधि की बात हम करते हैं, तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो है उसी के आधार पर इसको निकाला जाता है। तो ये जो औसत संग्रहण अवधि है वो हमें ये बताती है कि हम अपने व्यापारिक प्राप्तियों से देनदारों से कितने दिनों में राशि वसूल कर लेते हैं। तो ये अनुपात जितना कम होता है उतनी ही देनदारों से जो वसूली है उसकी कुशलता को दर्शाता है। और ये किस पर निर्भर करता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसका सूत्र की हम बात करते हैं कि औसत संग्रहण अवधि यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का सूत्र क्या होता है। तो एक वर्ष में दिनों की संख्या या महीनों की संख्या जो भी प्रश्न में दी गई है उसको लेंगे और व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि औसत संग्रहण अवधि है वो व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात के आधार पर ही निकाली जाती है, जो देनदारों से वसूली के संबंध में हमें बताती है कि कितनों दिनों से औसत रूप से हम देनदारों से वो राशि वसूल कर लेते हैं, व्यापारिक प्राप्तियों से राशि वसूल कर लेते हैं। तो इसको अंग्रेजी में देखिए, मैंने लिखा है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज कलेक्शन पीरियड का सूत्र क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर बटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यानी वही बात है कि एक वर्ष में जितने भी दिन दिए गए हैं या जितने भी महीने दिए गए हैं उनमें हम ट्रेड रिसीवेबल का क्या कर देंगे, टर्नओवर रेशियो का भाग लगा के इसको निकाल देंगे कि औसत संग्रहण अवधि कितने दिनों की है। ये अवधि जितनी कम होगी उतनी ही कुशलता का परिचय देगी देनदारों से वसूली की। अब इस सूत्र को हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कि एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बट्टा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा नंबर ऑफ डेज इन ईयर। यानी जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का सूत्र था उसको हमने उल्टा कर दिया, ऊपर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी उसको तो नीचे ले, और नीचे का जो ट्रेड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था उसको ऊपर ले गए और गुणा में नंबर ऑफ डेज इन ईयर। तो ये भी सूत्र सेम ही उत्तर आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का। वरना हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डेज इन ईयर बटा ट्रेड रिसीवेबल का टर्नओवर रेशियो का क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो क्या निकल जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अगले अनुपात की। तो अगला हमारा अनुपात है वो है व्यापारिक देय आवर्त अनुपात, व्यापारिक देय आवर्त अनुपात, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और ये अनुपात किससे संबंधित है, क्रेडिटर्स, लेनदारों से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो अनुपात है वो शुद्ध उधार क्रय व औसत व्यापारिक देयताओं के बीच में संबंध को दर्शाता है। यानी अगर पूछ ले कि जो व्यापारिक देय आवर्त अनुपात है वो किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, तो उधार, शुद्ध उधार क्रय और औसत व्यापारिक देयता के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यह अनुपात हमें ये बताता है कि फर्म अपने जो देयताएं हैं, जो लेनदार हैं, उनको भुगतान किस गति से प्रकट करती है। अगर ये अनुपात ऊंचा होता है तो इसका मतलब भुगतान संस्था अपने लेनदारों को भुगतान है वो जल्दी जल्दी करती है, और अगर अनुपात नीचा होता है इसका मतलब संस्था अपने लेनदारों को व्यापारिक देयताओं को भुगतान क्या करती है, विलंब से करती है। तो ये अनुपात यदि उच्च होता है तो वो संस्था की अच्छी साख के बारे में बताता है कि संस्था अपनी देयताओं को जल्दी जल्दी भुगतान करती है। ठीक है, तो ये जो अनुपात है व्यापारिक देय आवर्त अनुपात वो किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, शुद्ध उधार क्रय और औसत व्यापारिक देयता के संबंध में। ठीक है, तो इसका देखिए सूत्र और अंग्रेजी में क्या बनता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज बट्टा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, सॉरी एवरेज ट्रेड पेबल, यानी शुद्ध उधार क्रय नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज ट्रेड पेबल। अब एवरेज ट्रेड पेबल की हम बात करते हैं तो वही कि ट्रेड पेबल में क्या आता है, तो ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में हमने देनदार और बीआर को जोड़ा था, उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, क्रेडिटर और बीपी को शामिल हम कर लेते हैं। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकलेगा, एवरेज ट्रेड पेबल निकलेगा ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बट्टा 2, और 2 का भाग लगाने पर एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा और उसका भाग किस में लगा देंगे,
नेट क्रेडिट परचेज में लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि यदि पर्सन में नेट क्रेडिट परचेज के बारे में सूचना नहीं दी गई है तो हम जो हमारे पास कुल विक्रय होगा, टोटल परचेज होगा, उसके आधार पर हम क्या कर देंगे, सवाल को हल कर देंगे। कि नेट परचेज के बारे में सूचना नहीं है तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास टोटल क्रय दिया गया है उसके आधार पर हल कर देंगे। और एवरेज ट्रेड पेबल की बात करते हैं तो यदि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे। यदि दोनों नहीं है तो जो हमारे पास दिया गया क्लोजिंग उसके आधार पर सवाल को हल कर देंगे। ठीक है। अब औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड की हम बात करते हैं तो औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड, ये किसके आधार पर निकाला जाएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के आधार पर निकाला जाएगा। ठीक है। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि जो हमारी व्यापारिक देयता है उनके भुगतान के बारे में बताती है। तो औसत भुगतान अवधि भी क्या बताती है, औसत भुगतान ये अवधि ये बताती है कि हम देनदारों को औसत कितने दिनों से भुगतान कर देते हैं। ठीक है। जैसे तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे इस प्रकार से कि एक वर्ष में दिनों की या महीनों की संख्या बट्टे व्यापारिक देय आवर्तन अनुपात, यानी जो हमारे पास एक वर्ष में दिनों की या महीनों की संख्या उसमें व्यापारिक देय आवर्तन अनुपात का भाग लगा कर क्या निकालेंगे, औसत देय अवधि। यदि औसत देय अवधि हमारे व्यापार की संस्था की कम है तो इसका मतलब है कि हम अपने देयता का शीघ्रता से भुगतान करते हैं, जो हमारी अच्छी साख को दर्शाता है। यदि हमारी जो देय अवधि है वो ज़्यादा होती है, इसका मतलब हम अपने जो देयता हैं, लेनदार है, उनको विलंब से भुगतान करते हैं, जो हमारी अच्छी साख को या भुगतान में विलंब को दर्शाता है। तो ये जो अवधि है वो कम होगी तो हमारी संस्था के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, अंग्रेजी में हो गया एवरेज ट्रेड पीरियड बराबर एवरेज पेमेंट पीरियड बराबर नंबर ऑफ डेज इन ईयर बट्टा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, यानी जो हमारे पास दिनों की संख्या दी गई होगी पर्सन में उसमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का भाग लगाकर इसको निकाल लेते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड को, औसत देय अवधि को। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत देखिए हमें 6 अनुपात पढ़ने हैं, जिसमें से हमने आज 3 पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए, 3। कौन कौन सा, पहला स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसके अंतर्गत हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड को भी पढ़ा, और नंबर 3 ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसमें हमने औसत भुगतान अवधि के बारे में या एवरेज पेमेंट पीरियड के बारे में भी पढ़ा। ये 3 हमने आज की क्लास में पढ़े हैं क्रियाशीलता टर्नओवर रेशियो के अंतर्गत। ठीक है। तो जो बाकी अनुपात है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है प्रश्न में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।